कंटिन्यू करेंगे स्टील स्ट्रक्चर। तो इसमें लेक्चर 1 हो चुका है, दिस इज अ लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक इम्पोर्टेंट कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि कनेक्शन भी एक अरेंजमेंट होता है ना, बहुत सारे सेक्शन को हम अरेंजमेंट करते हैं, चाहे रिवेटेड हो, चाहे बोल्टेड हो, चाहे बिल्डेड हो, चाहे पिन जॉइंट हो, चाहे जो भी है। तो उससे पहले सेक्शन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग हेडिंग बनाइए, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। स्टैंडर्ड, हालांकि मैंने टाइप करके रखा कुछ चीज़ें ताकि आपका टाइम बचे। स्टील स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन के बारे में। सर स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? आप दो नाम सुनोगे, एक स्टैंडर्ड होता है, एक बिल्टअप होता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो मार्केट में जनरली आपको रेडीमेड अवेलेबल होता है। मार्केट में क्या होता है? रेडीमेड क्या होता है? अवेलेबल होता है। मार्केट में रेडीमेड जो अवेलेबल होते हैं उन सेक्शन को स्टैंडर्ड सेक्शन कहते हैं। ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, उन सेक्शन की बात कर रहे हैं जो ऑटोमेटिक रेडीमेड आपको मार्केट में मिल जाएंगे। उसमें से हम बीम सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बीम सेक्शन में कौन कौन से सेक्शन आते हैं उसकी हम बात करेंगे। पहला आपका आता है IFLB। IFLB का फुल फॉर्म पूछेगा आपके एग्जाम में, बेसिक प्रश्न पूछेंगे, बेसिक सवाल पूछेंगे, फुल फॉर्म वगैरह, ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह। IFLB का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड। एल का मतलब होता है लाइट वेट, बी का मतलब होता है बीम सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम सेक्शन। तो बीम सेक्शन आपको मैं कुछ इमेज दिखा के बना देता हूँ। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम सेक्शन, इसमें से जो ए वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, इसे कहते हैं फ्लेंज। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? फ्लेंज बोलते हैं। और ये आपका पार्ट होता है वेब, नीचे ही फ्लेंज होता है, यानी आपका दो फ्लेंज होगा। इसके अंदर क्या होगा? दो फ्लेंज होगा और एक वेब होगा। ठीक है, दो फ्लेंज होगा और एक वेब होगा। एक इसके अंदर होता है IFM, आपके बीम सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा दो फ्लेंज और एक वेब। तो दो फ्लेंज, एक वन है फ्लेंज, दूसरा फ्लेंज और तीसरा वेब। ये हमारी जो फ्लेंज की विड्थ होती है, जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये फ्लेंज की विड्थ होती है, स्मॉल w से लिखा गया है। और ये आपका जो वेब की थिकनेस है, यहाँ पर स्मॉल b से लिखा गया है। जो हमारे फ्लेंज की थिकनेस है, इसे स्मॉल t से लिखा गया है। जो बीम की हमारी हाइट है, इस बीम की हाइट अपन टॉप फ्लेंज, जो अपन टॉप फ्लेंज इसे, और यहाँ से तक लेते हैं। इमेज को आप लोग देखिएगा अच्छे से। इमेज को समझने में प्रॉब्लम आए कहीं तो मैं इमेज को जूम आउट, जूम करके दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इमेज को आप देख पा रहे होंगे, मैंने जूम करके आपको दिखा दिया। तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, कहाँ से विड्थ लेते हैं, कहाँ से थिकनेस लेते हैं, कहाँ पे क्या लेते हैं। तो बीम सेक्शन का जो पहला सेक्शन अपना है IFLB है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम सेक्शन। इसमें आपके दो फ्लेंज रहेंगे और एक वेब रहेगा। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके सिलसिले में आपको और देखना कितने टाइप के बीम सेक्शन होते हैं। IFMB भी होता है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम सेक्शन। IFW भी होता है, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम सेक्शन। IFHB का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड हाईवी वेट बीम सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम सेक्शन। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा आपको कहीं देखे मिल जाए IFLB @ 0.41, जस्ट अ मिनट, मैं आपको यहाँ पास लिख के दिखाता हूँ, शायद वहाँ आपको ना दिख रहा हो प्रॉपर, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पास IFLB @ 0.41 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या है? ऐसा बीम सेक्शन, किलो न्यूटन पर मीटर है, तो 1 किलोग्राम फोर्स बराबर कितना होता है? 1 किलोग्राम फोर्स होता है आपका 9.81 न्यूटन है, 10 न्यूटन के बराबर। सो वी कैन से दैट कितना आपका हो जाएगा? 41 किलोग्राम पर मीटर। यानी ऐसा बीम सेक्शन जिसका वेट 41 किलोग्राम पर मीटर हो। IFLB @ 0.41 किलो न्यूटन पर मीटर का मतलब क्या है? ऐसा बीम सेक्शन जिसका वेट 41 किलोग्राम पर मीटर हो। तो इस तरीके से दिया है, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो बीम सेक्शन के टाइप हो गए। आगे हम बात करेंगे जो हमारे टी सेक्शन होते हैं, उन टी सेक्शन के बारे में बात करें, कितने टी सेक्शन होते हैं। तो टी सेक्शन के अंदर बहुत सारे सेक्शन आएंगे। जैसे टी सेक्शन दिखेगा कैसा आपको? टी सेक्शन में आपको एक तो फ्लेंज दिखेगा और आपको एक वेब दिखेगा। एक तो फ्लेंज दिखेगा और एक वेब दिखता है। जबकि बीम सेक्शन में दो फ्लेंज और एक वेब होते हैं, और इसमें एक फ्लेंज और एक वेब होता है। एक फ्लेंज और एक वेब होता है किसके अंदर भैया? ये आपके टी सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टी सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो टी सेक्शन में कई टाइप के टी सेक्शन होते हैं। पहला आपका होता है IFHT, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज टी सेक्शन। इसमें फ्लेंज वाइड रहेगा, वाइड फ्लेंज टी सेक्शन, यानी जो फ्लेंज रहेगा वो चौड़ा रहेगा, लाइक दिस, यानी ये आपका फ्लेंज रहेगा इस तरीके का, और वेब छोटा सा रहेगा।
ये आपका रहेगा इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज टी सेक्शन। इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी सेक्शन के अंदर सेम अपोजिट हो जाएगा। कैसा रहेगा, आपका ए वाला जो रहेगा ना वो छोटा रहेगा, मतलब एज कम्पेयर टू, और आपका जो वेव रहेगा वो बड़ा रहेगा। ये लॉन्ग लेग टी सेक्शन में आ जाएगा, लॉन्ग लेग टी सेक्शन में आ जाएगा। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना। दो टाइप के आपके मैंने टी सेक्शन बता दिए। बाकी मैं कुछ और आपको लिखवा देता हूँ, आप लिखना चाहो तो फुल फॉर्म पूछ सकता है। IFNT, IFNT क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार्स, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी सेक्शन, नॉर्मल टी सेक्शन लिख लो। दूसरा आपका होता है IFST, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज, मैंने क्या लिखवा दिया, IFST लिखवा दिया ना, IFST तो लिखवा दिया। इसके बाद आप लिख लो IFFT लिख लो, IFFT लिख लो। IFFT क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड आपने लिख ही लिया है। ठीक है, फिर इसके बाद आप IFLT लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। IFLT, IFLT क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी सेक्शन, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी सेक्शन, लाइट टी सेक्शन। हालांकि आपके सिलेबस में केवल सेक्शन बस जिक्र किया है, लेकिन मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, कहीं से भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो सेक्शन को थोड़ा अच्छे से देख के चलना है। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी सेक्शन। फिर आपका होता है IFJT, IFJT, IFJT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी सेक्शन। ये आपके टी सेक्शन के टाइप होते हैं, ये आपके टी सेक्शन के टाइप होते हैं, जिनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। इन सेक्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो मैंने टी सेक्शन के बारे में बता दिया। हम बात करेंगे एंगल सेक्शन के बारे में। एंगल सेक्शन में दो टाइप के एंगल सेक्शन होते हैं, एक होता है इक्वल एंगल सेक्शन, दूसरा होता है अनइक्वल एंगल सेक्शन। इक्वल एंगल सेक्शन इफ जब हम कहते हैं जब दोनों लेग सेम हो, जैसे आपका जो ए वाला लेग है, लेग 1 और लेग 2, यानी यदि L1 है और L2, यदि L1 इज इक्वल टू आपका L2 है, दोनों लेग आपके सेम है, तो फिर क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, इक्वल एंगल सेक्शन। क्या बोलते हैं, इक्वल एंगल सेक्शन। लाइक दिस यू कैन राइट इट लाइक दिस। कैसे लिख सकते हैं आप, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन 100 × 100 × 10। अब यहाँ देखो 100 आपका L1 हो गया, 100 आपका L2 हो गया, 10 आपका थिकनेस हो जाएगा। ये जो यहाँ पर जो थिकनेस है, ये वाली थिकनेस हो जाएगी आपकी, है ना, ये आपकी थिकनेस हो जाएगी। ये किसकी थिकनेस हो जाएगी, आपके एंगल सेक्शन की थिकनेस हो जाएगी, जो लेग है उस लेग की थिकनेस हो जाएगी। तो समझ रहे हैं आप बात को। इक्वल एंगल सेक्शन कब कहते हैं, मान लीजिए आपका ऐसा लिखा है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन 100 × 100 × 10, यानी L1 और L2 दोनों की लेंथ सेम है, यानी दो क्या है, इक्वल एंगल सेक्शन है। मान लीजिए आपको ऐसा लिखा मिलता है कहीं, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन 100 × 50 × 10, तो आप समझ जाओगे कि भैया 100 × 50 × 10 है, मतलब L1 आपका 100 है और L2 आपका 50 है। L1 आपका 100 है, L2 आपका 50 है, मतलब अनइक्वल है। L1 इज नॉट इक्वल टू L2, ये आपका अनइक्वल एंगल सेक्शन हो जाएगा, अनइक्वल एंगल सेक्शन हो जाएगा। तो एंगल सेक्शन दो टाइप के होते हैं, इक्वल एंगल सेक्शन और अनइक्वल एंगल सेक्शन। तो इन दोनों के बहुत ही अच्छे से समझ होनी चाहिए आपको। अब बात करते हैं हम चैनल सेक्शन के बारे में। तो चैनल सेक्शन में इस तरीके का सेक्शन होता है, चैनल ही बना होता है, आप इमेज देख पा रहे होंगे। ठीक है, यदि आप इमेज देख रहे हैं तो ISSC होता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल सेक्शन। और ऐसे बहुत सारे चैनल सेक्शन होते हैं, ऐसे बहुत सारे चैनल सेक्शन हो, जैसे IFLC होता है। IFLC क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल सेक्शन। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल सेक्शन। IFLC का मतलब ये होता है। उसी तरीके से और भी सेक्शंस होते हैं, तो मैं आपको लिखवा ही देता हूँ। ठीक है, मैं आपको लिखवा ही देता हूँ, इनको आप नोट कर लो। तीसरा आपका होता है IFJC, IFJC। तो IFJC का फुल फॉर्म क्या लिखेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल सेक्शन।
इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल सेक्शन आप इसको बोलेंगे, IFJC को, ठीक है। IFMC क्या होता है आपका, IFMC, IFMC क्या बोलेंगे आप लोग बताइए यदि आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल सेक्शन। क्या है ना, मैं अभी थोड़ा ब्रीफ में पढ़ा रहा हूँ, आपका एग्जाम एक वीक के अंदर है और आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। अदरवाइज क्या है, चीज़ों को ना बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही डिटेल में करवाता हूँ इस टेल को। आप फाउंडेशन बैच में पढ़ना तो पता चलेगा कितना डेप्थ में पढ़ना होता है, लेकिन अभी तो टाइम कम है ना, तो अभी तो इस तरीके से देखना होगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। IFMCP, IFMCP, IFMCP का फुल फॉर्म क्या लिखेंगे आप लोग, इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट पैरेलल फ्लैंज, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट पैरेलल फ्लैंज, ये हो जाएगा यहाँ पर फ्लैंज चैनल सेक्शन, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट पैरेलल फ्लैंज चैनल सेक्शन, तो ये आपके चैनल सेक्शन भी हो गए। तो मैंने 4 टाइप के चैनल सेक्शन बताए हैं। पहला आपका IFFP है, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल सेक्शन। दूसरा आपका है IFLP, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल सेक्शन। तीसरा आपका है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल सेक्शन यानी IFJC। IFMC का है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल सेक्शन। और IFMCP का इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट पैरेलल फ्लैंज सेक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए इन सारे सेक्शन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपको फ्लैट सेक्शन क्या होता है, फ्लैट सेक्शन में थिक भी होता है, मोटा होता है, लेफ्ट वाइड होता है और लॉन्ग होता है। ये आपका फ्लैट सेक्शन का इमेज है। मोटा दिख रहा होगा आपको, थिकनेस भी दिख रही होगी इसके अंदर, वाइड कम है और इसका लंबाई ज़्यादा होती है, लंबा तो ज़्यादा होता है, लेफ्ट वाइड होता है, लंबा ज़्यादा होता है, प्रॉपर्टी होती है फ्लैट सेक्शन की, ठीक है। बहुत सारे सेक्शन, फ्लैट सेक्शन में क्या होता है, थिन होता है, वाइड होता है और लॉन्ग होता है। लेकिन वाइड और लॉन्ग तो होता है लेकिन पतला होता है। प्लेट के बारे में, प्लेट तो आप देखे हैं प्लेट, तो प्लेट सेक्शन के बारे में थोड़ा सा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अब आपने सेक्शन तो पढ़ लिए, अब इन सेक्शन से जब कनेक्शन हम बनाते हैं तो उस कनेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं, उन कनेक्शन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अब इन्हीं सेक्शन को यूज करके, इन्हीं सेक्शन को यूज करके हमें कनेक्शन बनाना है, इन्हीं सेक्शन को यूज करके हमें कनेक्शन बनाना है। तो अब एक कनेक्शन क्या होता है, कनेक्शन भी एक अरेंजमेंट होता है जिसमें कुछ आप सेक्शन का यूज करके उनको जोड़ते हैं आपस में। तो कनेक्शन तो आपने लिख लिया, अब इसको समझना है, समझते हैं अच्छे से। कि मान लीजिए हम ऐसा ले लेते हैं, किन्हीं दो स्ट्रक्चरल एलिमेंट को आपस में जोड़ने के लिए जो अरेंजमेंट किया जाता है उसी को कनेक्शन कहते हैं। हो सकता है वो चैनल सेक्शन हो सकता है वो एंगल सेक्शन हो सकता है वो टी सेक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। उनको आपस में जोड़ने के लिए जो आपने अरेंजमेंट किया है उसी को कनेक्शन कहते हैं। तो डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, कनेक्शन क्या है। कनेक्शन मतलब आपस में कनेक्ट करना, कनेक्ट करें किससे, हो सकता है आप रिविट का यूज करके कनेक्ट करें, हो सकता है आप बिल्डिंग करें, हो सकता है आप बोर्ड का यूज करें, हो सकता है आप पिन का यूज करें। पिन कनेक्शन भी एक होता है आपका, डी नंबर में लिख लीजिए पिन कनेक्शन, पिन कनेक्शन। बट पिन कनेक्शन हम पढ़ते नहीं है ना, पिन कनेक्शन पढ़ते नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो हो सकता है आपने दो एंगल सेक्शन को आपस में कनेक्ट किया, तो दोनों एंगल सेक्शनों को कनेक्ट करने के लिए आपने रिविट का यूज किया, या फिर आपने बिल्डिंग की, या फिर आपने बोर्ड का यूज किया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे इन तीनों टाइप के कनेक्शन के बारे में। तो आपका जो रिविट कनेक्शन होता है ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट रिविटेड कनेक्शन, एक आपका होता है डायरेक्ट रिविटेड, डायरेक्ट रिविटेड कनेक्शन। दूसरा आपका होता है एसेंट्रिक, एक होता है डायरेक्ट रिविटेड कनेक्शन, दूसरा होता है एसेंट्रिक रिविटेड कनेक्शन। क्या होता है, एसेंट्रिक रिविटेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन में डायरेक्ट वेल्डेड कनेक्शन भी होते हैं, डायरेक्ट वेल्डेड कनेक्शन, और एसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन। एसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन होते हैं, डायरेक्ट रिविटेड कनेक्शन, एसेंट्रिक रिविटेड कनेक्शन, डायरेक्ट वेल्डेड कनेक्शन, एसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन।
बोल्टेड कनेक्शन में दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट बोल्टेड कनेक्शन, डायरेक्ट बोल्टेड कनेक्शन, दूसरा होता है एसेंट्रिक, एसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन। तो ये चार टाइप के पता होना चाहिए चारों टाइप के बारे में, यानी कि दो दो सबके टाइप होते हैं, सब डायरेक्ट होता है, एसेंट्रिक होता है। हम जनरली डायरेक्ट ही पढ़ते हैं, छोटे मोटे जो क्वेश्चन आते हैं आपके वन लाइनर आएंगे वो डायरेक्ट रिपीटेड कनेक्शन पे ही आएंगे। अच्छा, अब आपने रिपीटेड कनेक्शन की बात कर ही ली तो मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ट्रफ मेंबर है, ये क्या है, ट्रफ का इमेज आप देख रहे होंगे, ट्रफ का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेंबर को आपस में कनेक्ट किया गया है गफिट प्लेट के हेल्प से। गफिट प्लेट की हेल्प से बहुत सारे यहाँ क्या यूज किया गया है, रिवेट का यूज किया गया है। तो इसी तरीके के कनेक्शन जो हम करते हैं, इस तरीके से कुछ कनेक्शन करते हैं, अपने रेलवे स्टेशन में भी देखे होंगे, बहुत जगह पे देखे होंगे, कोई सा भी स्टील स्ट्रक्चर बनता है वहाँ तो कनेक्शन होता ही होता है, आपस में कनेक्ट करना ही पड़ता है मेंबर को। और कनेक्ट करने के लिए हमने रिविट का यूज किया तो उसे रिविटेड कनेक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिविटेड कनेक्शन कहते हैं। अब रिविट किस चिड़िया का नाम है, रिविट के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। मैंने रिविट का इमेज लिया है, ये रिविट होता है, ये ऊपर वाले पार्ट को हेड बोला जाता है, बीच वाले पार्ट को फैंक बोला जाता है, नीचे वाले पार्ट को टेल बोला जाता है। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को टेल बोला जाता है। अब इसका जो डायमीटर होता है ना, इसका जो डायमीटर होता है, इसके डायमीटर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके जो डायमीटर के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो आपका डायमीटर है रिविट का, ये जो रिविट का डायमीटर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, कितना डायमीटर है। इसको 5 से डिनोट करते हैं और में होता है। इसे क्या बोला जाता है, डायमीटर ऑफ फैंक बोला जाता है, डायमीटर ऑफ फैंक। ठीक है, फैंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि फैंक वाले पार्ट का मैं दिखा रहा हूँ ना, फैंक वाले पार्ट को। इसको इसे फिर दूसरा नाम से और जाना जाता है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट है। तो डायमीटर ऑफ फैंक बोलो, या फिर डाया ऑफ नॉमिनल रिवेट बोलो, या फिर नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट बोलो। ठीक है, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट बोलो। तो ये रिवेट के बारे में जानना आपको जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा है रिवेट की प्रॉपर्टी, रिवेट को बनाते हैं माइल्ड स्टील या फिर हाई टेम्फाइल स्टील को यूज करके बनाया जाता है। हाई टेम्फाइल स्टील या फिर माइल्ड स्टील को यूज करके बनाया जाता है। तो पता होना चाहिए रिवेट किससे बना होता है, रिवेट किससे बना होता है। अब हम कुछ और चीज़ मैं आपको रिवेट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, रिवेट के बारे में बता देता हूँ। जैसे आपने कोई दो प्लेट को आपस में कनेक्ट करना है, आपको कोई सी भी दो प्लेट को कनेक्ट करना है। लेट सपोज एक आपके पास एक प्लेट ए है, एक प्लेट आपके पास ए है और दूसरी प्लेट आपके पास बी प्लेट है। ठीक है, दो प्लेट है आपके पास, एक प्लेट 1 है आपके पास, दूसरी प्लेट 2 है। ठीक है, प्लेट 2 है। अब इसकी डायमेंशन क्या है, कैसे है, देख सकते हैं आप लोग। थिकनेस दोनों की सेम है, थिकनेस दोनों की क्या है, थिकनेस दोनों की सेम है, लेंथ वाइज कुछ भी हो सकता है। अब इनको आपस में कनेक्ट करना है और इनकी विड्थ भी सेम है, थिकनेस भी सेम है। ठीक है, और विड्थ भी सेम है, थिकनेस भी सेम है, और आपका इसकी लेंथ अलग अलग हो सकती है। इनको आपस में आप कनेक्ट कर रहे हो तो रिवेट का यूज करोगे। अब रिवेट का जब यूज करोगे, आपस में जब इनको कनेक्ट करोगे तो होल भी तो करना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं कनेक्ट करने के आपस में, या तो आप एक काम करो, इन दोनों रिवेट को आपस में ओवरलैप करके कनेक्ट कर दो। ठीक है, मतलब मैं अलग अलग कलर से दिखाऊं आपको। तो मान लो हमारे पास दो दो प्लेट थे, इन दोनों प्लेटों को कनेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए एक प्लेट इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप होती है और आगे इस तरीके से जाती है, बट ये आपको कलर नहीं दिखेगा, कलर तो सेम ही दिखेगा, जितना ओवरलैप पार्ट रहेगा वो तो कलर क्या रहेगा, कलर तो सेम ही दिखेगा, ये वाला कलर जो है। ठीक है, बाहर से कलर पता चलेगा आपको, बाहर से पता चलेगा। ये आपने दो प्लेट को आपस में कनेक्ट कर दिया, आपने दो प्लेट को आपस में कनेक्ट कर दिया, आपने दो प्लेट को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब इसमें मान लीजिए कुछ इस तरीके फोर्स की डायरेक्शन है, या टेंशन है, कंप्रेशन कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको कनेक्ट करने के लिए मैं कलर वही ले लेता हूँ, समझने में कन्फ्यूजन ना होता कि आपको। ये आपकी पहली वाली प्लेट थी और ये वाली दूसरी वाली प्लेट थी, ये दूसरी प्लेट थी। ठीक है, ये प्लेट 1 थी और ये वाली प्लेट जो आगे बढ़ी है प्लेट 2 थी। अब आपस में कनेक्ट करेंगे तो आपको होल भी तो करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, होल करना पड़ेगा। तो डायामीटर आप होल कितना लेंगे, डाया आप होल कितना लेंगे, तो जो स्मॉल डी मैं लिखूंगा ना इसको, ये आपका रहेगा डाया ऑफ होल। जस्ट अ मिनट, क्या लिख रहा हूँ मैं,
जो आपका स्मॉल डी रहेगा ये आपका डाया ऑफ होल रहेगा, और जो फाई रहेगा जो फाई रहेगा वो आपका रहेगा नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट रहेगा। तो डाया ऑफ होल है, फिर डाया ऑफ होल कहते हैं, ये ज़्यादा होता है। डाया ऑफ होल ज़्यादा होता है नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट से। नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट से क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जब रिवेट को आप क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं आपस में कनेक्ट करने के लिए, तो कोल्ड रिवेटिंग से प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं मिल पाती। प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं मिल पाती तो आप क्या करते हैं, रिवेट को हार्ड करते हैं। जब आप रिवेट को हार्ड करते हैं ना, रिवेट को गर्म करते हैं, जब आप रिवेट को गर्म करते हैं तो उसका डायमीटर में एक्सपांडेशन होता है, बढ़ जाता है, डायमीटर एक्सपांड होता है, जिससे आपको होल की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको ज़्यादा होल की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि जितना नॉमिनल डायमीटर उतना कर देंगे, अदरवाइज क्या होगा, जब उतना ही रहेगा, सेम डायमीटर रहेगा, तो जब उसको आप गर्म करेंगे तो उसका एक्सपांडेशन हो जाएगा, डाया बढ़ा रहेगा, तो अंदर कैसे जाएगा होल के अंदर। इसलिए पहली बात तो हार्ड रिवेटिंग करते हैं, और दूसरी बात जो डाया ऑफ होल होता है ज़्यादा होता है नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट से। अब कितना ज़्यादा होता है, एक सवाल आता है सर कितना ज़्यादा होता है, और यहीं से सवाल आपके पेपर में बनेंगे, यहीं से सवाल आपके पेपर में बनेंगे। तो 3-4 चीज़ समझ में आ गई ना। एफ आई क्या होता है, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। डी क्या है, ग्राफ डायमीटर ऑफ रिवेट, ग्राफ डायमीटर ऑफ रिवेट। रिवेट ग्राफ डायमीटर हो गया। ठीक है, आपको ये भी पता है कि डी इज ग्रेटर देन 5। डी अब जो ज़्यादा होता है, डी किस पे ज़्यादा होता है, 5 से ज़्यादा होता है। डी क्या होता है, 5 से ज़्यादा होता है। ये भी चीज़ें क्लियर हो गई। ग्राफ डायमीटर ऑफ रिवेट को क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ होल भी बोलते हैं। डायमीटर ऑफ होल को ही बोला जाता है दरअसल ग्राफ डायमीटर ऑफ रिवेट, डायमीटर ऑफ होल बोल सकते हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ होल बोल सकते हैं। तो नोट करके कुछ पॉइंट आप लोग लिख लो, नोट करके कुछ पॉइंट आप लोग नोट कर लो कि अपना जो डी होता है, डी कितना होता है, 5 प्लस 1.5। ये कब लिया जाता है, यानी ग्राफ डायमीटर ऑफ रिवेट, ये सब mm में रहेगा, ये भी mm की बात है, ये दोनों सब किस में है, mm में है। तो ग्राफ डायमीटर ऑफ रिवेट 1.5 ज़्यादा लेते हैं, कब लेते हैं, इफ़ 5 इज लेस देन इक्वल टू 25 mm। लेना तो हमको ज़्यादा ही है, पहली बात ग्राफ डायमीटर ऑफ रिवेट हमको ज़्यादा ही लेना है, लेकिन कितना ज़्यादा लेना है, ये आपको लेना है। यदि 25 mm से कम है आपका नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट तो 1.5 बढ़ा देना है, 1.5 आपको बढ़ा देना है। लेकिन कुछ ऐसा होता है, डी बराबर 5 प्लस 2 mm, यानी 5 प्लस 2, ये सारे mm में है, ध्यान रखना। जो आपको 1.5 की भी वैल्यू है ना mm में है, सब mm में रहेंगे। इसके अंदर भी mm में है, ये भी आपका mm में है, और ये भी आपका mm में है, डोंट गेट कंफ्यूज। इफ 5 इज ग्रेटर देन, 5 आपका ग्रेटर देन 25 mm है, इक्वल टू है, तो यहाँ पर तो इतना है कि 25 से 25 के बराबर तो 1.5 लेंगे, 25 से ज़्यादा है तो आपको 2 लेना होगा, 2 लेना होगा ग्राफ डायमीटर ऑफ रिवेट, 2 लेना होगा, ग्राफ डायमीटर ऑफ रिवेट 2 लेना होगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने क्या क्या चीज़ें आपको बताई, एक बार देख लो। मैंने रिवेट के बारे में बताया कि ऊपर वाले को हेड बोलते हैं, नीचे वाले को फैंक बोलते हैं। फैंक का जो डाया होता है नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट होता है, और जब आप आपस में प्लेट को कनेक्ट करते हो आपको होल करना पड़ता है, लेकिन आप कोल्ड रिवेटिंग नहीं कर सकते, प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं बनती, तो आपको हार्ड रिवेटिंग करनी पड़ती है, यानी गर्म करना पड़ता है रिवेट को। तो जब गर्म करेंगे तो उसका डाया बढ़ जाता है, डाया बढ़ने के चक्कर में होल का डायमीटर नॉमिनल रिवेट से ज़्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, कितना ज़्यादा रखेंगे वो मैंने आपको चीज़ें दिखा दी। ठीक है, वो मैंने चीज़ें आपको दिखा दी है, उनको अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उनको अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा। कई बार इन कंडीशन को भी थोड़ा सा देख लेना, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता रहता है, डायरेक्टली नहीं पूछता कि 12 से 16 है तो कितना कैसे। देखो 12 से 16 के बीच में है, ठीक है, 12 से 16 के बीच में है, यहाँ पर जो डी डायफन है डायमीटर ऑफ होल है, और डी नॉमिनल डायमीटर लिया, तो डोंट गेट कंफ्यूज, समझ लेना। कई बार सवाल आते हैं, फिर मैंने इस इमेज को इन्फर्ट किया है। डी डायफ हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ होल है, यहाँ डायमीटर ऑफ होल। ठीक है, और जो डी है अपना नॉमिनल डायमीटर है, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। ठीक है, 12 से 16 के बीच में है। ठीक है, 12 के बराबर, डी का मतलब क्या है, 12 से 16 से कम है और 12 से ज़्यादा है, ये 12 के बराबर है, तो आपको 1 mm बढ़ाना है। 16 और 24 के बीच की कंडीशन करता है, कंडीशन क्या है, 16 से ज़्यादा है, 16 के बराबर है,
24 के बराबर है, 24 से छोटा है तो 2 लेते हैं, और 24 बड़ा है तो 3 लेते हैं। यहाँ पर फिर कंडीशन लिखिए, थोड़ा सा ध्यान रखना, बट यदि पहले वाला पढ़ लोगे तो ज़्यादा वो नहीं होगा कि आपके एग्जाम में सारी चीज़ें कंफ्यूज करेंगे। छोड़ सकते हैं इसको, है ना, डोंट गेट कंफ्यूज, जो मैंने बता दिया ना ये वाला, बस इतना आप ध्यान में रख लो, तब भी आपके सवाल बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी इशू नहीं आएगा। एक आध बार आरआरबी जेईई वगैरह में ऐसा कुछ आया था, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अनवेव फार्मूला का थोड़ा सा समझना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मान लीजिए कई बार आपको नहीं प्लेट की थिकनेस दी रहती है, लेकिन आपको पता नहीं रहता कि डायमीटर ऑफ रिवेट कितना होगा। तो डायमीटर ऑफ रिवेट होता है, प्लेट की थिकनेस mm में दी है, उस केस में 6.0 √2 TMM होता है। अब DMM क्या है, डायमीटर ऑफ रिवेट mm के अंदर है, और TMM क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट इन mm है, थिकनेस ऑफ प्लेट इन mm है, थिकनेस ऑफ प्लेट इन mm है। आर यू समझ में आ रही बात ना, कि DMM क्या है आपका 6.05 √TMM, यानी आपका नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, यानी डायमीटर ऑफ रिवेट कितना होगा, ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ प्लेट पर, थिकनेस ऑफ प्लेट पर। तो 6.05 √T, थिकनेस ऑफ प्लेट किसके अंदर है, mm के अंदर रहेगी। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लो, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, रिवेट को कितने टाइप से क्लासीफाई किया गया है, 3 टाइप से, हार्ड ड्रिवन, सॉफ्ट और फील्ड। मतलब हार्ड ड्रिवन रिवेट तो है कि जो गर्म करके रिवेट को आप पेनिट्रेट करवाते हैं, सॉफ्ट का मतलब क्या है, जो वर्कशॉप के अंदर रिवेट में काम करते हैं, ठीक है। फील्ड रिवेट यानी जब फील्ड में, यानी साइड में रिवेटिंग करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। कुछ इस तरीके के कनेक्शन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग कनेक्शंस मिलेंगे। तो अच्छा, उस बताने से पहले मैं कुछ और चीज़ें, अच्छा नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट क्या होता है और ग्राफ डायमीटर ऑफ रिवेट क्या होता है, तो ये चीज़ें डिफिनेशन के टर्म में कई बार पूछ देती है, मैंने डिफिनेशन लिख दिया है कि फैंक क्या लिखा है, कोल्ड फैंक बिफोर, डायमीटर ऑफ द कोल्ड फैंक बिफोर ड्राइविंग। ये आपका क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर होता है ड्राइव करने से पहले, है ना। कोल्ड डायमीटर जो होता है नॉमिनल डायमीटर, एक्सपांड हो जाए, गर्म कर देंगे तो भैया नहीं होगा नॉमिनल डायमीटर, गर्म करने से पहले की बात कर रहा, कोल्ड फैंक बिफोर ड्राइविंग, डायमीटर ऑफ रिवेट, डायमीटर ऑफ द कोल्ड फैंक बिफोर ड्राइविंग, इंपॉर्टेंट है। और ग्राफ डायमीटर क्या है, मैंने बता दिया, ग्राफ डायमीटर ज़्यादा होता है, क्या कैसे होता है, डिफिनेशन में लिखी है, यू कैन रीड दिस, इसको आप रीड कर सकते हैं एक बार। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन के बारे में बात करें, उससे पहले कि हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं, ठीक है, उससे पहले कि हम थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। जैसे आप प्लेट को आपस में कनेक्ट करते हैं तो 2 टाइप के ज्वाइंट बन सकते हैं, एक आपका लैप ज्वाइंट हो सकता है, दूसरा होता है बट ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट किसे कहते हैं, मान लीजिए आपने एक प्लेट है आपके पास और दूसरी प्लेट भी है, तो उन दोनों प्लेट को आपस में आपने कनेक्ट कर दिया, उन दोनों प्लेट को आपस में आपने कनेक्ट कर दिया। मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये आपने प्लेट का कलर चेंज में कर दिया हूँ, ठीक है। ये कलर आपको अलग दिखेगा नहीं, पीछे से एक प्लेट रहेगी, उसके पीछे लगाएंगे तो आपको वो कलर दिखेगा नहीं, ये कलर तो आपको ग्रीन ही दिखेगा, बस लास्ट में आपको दिखेगा। तो आपने आपस में प्लेट को क्या किया, ओवरलैप करवा दिया, आपने प्लेट को आपने आपस में क्या किया, ओवरलैप करवा के कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, यहाँ पर आप रिवेटिंग वगैरह कर सकते हैं। दूसरा आपके पास होता है बट ज्वाइंट, क्या होता है, बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट में क्या होता है कि ये आपके एक प्लेट है, दूसरी प्लेट है, आपस में इन्हें रख लिए, अब कनेक्ट कैसे करेंगे, इसके लिए हम कवर प्लेट का यूज़ करते हैं। हो सकता है सिंगल कवर हो, यदि आपने एक कवर लगाया फिर इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे, या फिर आप 2 कवर भी लगा सकते हैं, तो आप कवर प्लेट का यूज़ करके करते हैं। तो ये आपका प्लेट 1 था, ये आपका प्लेट 2 है, ये आपका कवर प्लेट है, ये भी आपका कवर प्लेट है। तो बट ज्वाइंट के केस में आप कवर प्लेट का यूज़ करते हैं, कवर प्लेट का यूज़ करते हैं। तो डबल रिवेटेड ऐसा कहें, जो आपका डबल कवर बट ज्वाइंट होता है ना, ज़्यादा एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू सिंगल कवर बट ज्वाइंट, और एज कम्पेयर टू लैप ज्वाइंट, ये ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है, ये आपका ज़्यादा बेटर होता है। सवाल पूछ सकता है कि सबसे मोस्ट इफिशिएंट ज्वाइंट क्या होता है, तो बता देना है आप लोग, मोस्ट इफिशिएंट ज्वाइंट कहीं पूछ दे आप सवाल में, सवाल में पूछ दे आपसे मोस्ट एफिशिएंट ज्वाइंट क्या होता है, तो डबल कवर बट ज्वाइंट आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डबल कवर बट ज्वाइंट। ये वाला ज्वाइंट सबसे बेटर रहता है ना, अपर कवर प्लेट या लोअर कवर प्लेट कह सकते हैं, जो आपने ऊपर कवर प्लेट का यूज किया है, ठीक है। अब कुछ डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में और हम क्लियर कर लेते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर।
क्योंकि वो भी डिफिनीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पिच के बारे में, गेज के बारे में, एज के बारे में। तो वो बताने से पहले हम आपको एक इमेज बना के दिखा देते हैं, ठीक है। इस इमेज को देखिए, आपने क्या किया कि बट आपने लैप जॉइंट बनाया। आपने कौन सा जॉइंट बनाया? लैप जॉइंट बनाया। आप उसमें आपस में दो प्लेट को आपस में आपने कनेक्ट किया है, दो प्लेट को आपस में आपने कनेक्ट किया है, ठीक है। दो प्लेट को आपस में आपने कनेक्ट किया है, ठीक है। दो प्लेट को आपस में आपने कनेक्ट किया है कुछ इस तरीके से। मान लो मैं इस तरीके से छोटा सा इमेज बना देता हूँ। अब इसमें आपने रिवेट का यूज किया होगा, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन इसमें मान लो टेंशन ले लेता हूँ, इस तरीके से ले लेता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन इसमें है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे रिवेट का यूज किया गया होगा, ठीक है। मैं ट्रिपल रिवेटिंग कर लेता हूँ, जब टाइम मैं थोड़ा छोटा छोटा कर लेता हूँ इसको, तो और आपको अच्छे से दिख जाएगा। इस तरीके का मान लो हमने रिवेट यूज किया है, हियर राइट इट, ठीक है। ये ये कुछ इस तरीके का रिवेटिंग है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन इसकी इस तरीके कुछ होगा ना, इस तरीके से रिवेट का डायरेक्शन आएगी ना, इस तरीके से कुछ आएगी, ठीक है। ये आपको प्लान में दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये प्लान है, इमेज का ध्यान रखना, ये प्लान है। एलिवेशन तो कुछ इसका अलग तरीके से बनेगा ना। आपने क्या किया, लैप जॉइंट है तो एक प्लेट आपकी ए होगी, दूसरी प्लेट आपकी ए होगी, इस तरीके से। और तीन रिवेट है तो आपको नंबर ऑफ रिवेट तो नहीं दिखेंगे एलिवेशन में, लेकिन आपको ये दिखेगा कि रिवेट की लाइन तो दिखेगी ना, रिवेट की लाइन तो दिखेगी। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ये आपका साइड व्यू है, साइड व्यू, या फिर आपको एलिवेशन कहें आप, ठीक है। इस तरीके से दिखेगा आपको, ये एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। लैप जॉइंट ऐसे ही होगा ना, लैप जॉइंट आपस में आपने ओवरलैप कर दिया है। मैं प्लान में ऐसे दिखा रहा था, प्लान में तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, इसमें इंपॉर्टेंट डिफिनेशन में क्या बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखना आप, ठीक है। इसको बहुत ही ध्यान से देखना कि ये जो आपकी डिस्टेंस होती है ना, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्शन है, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में दो लगातार रिवेट के बीच में, दो लगातार, एक रिवेट हमारा ये है, एक रिवेट मान लो ये है, तो दो लगातार रिवेट के बीच में सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है ना, उसे पिच बोलते हैं। क्या बोल रहा हूँ, मैं लिखवा दूंगा, इनको अच्छे सुन लो पहले। एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में दो कॉन्जुकेटिव रिवेट, यानी दो लगातार रिवेट के बीच सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है वो आपकी पिच होती है, यानी ये आपकी क्या होगी, पिच होगी एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में। तो ये भी आपका पिच होगा, है ना, ये भी आपका पिच होगा, ये सब क्या होंगे, पिच होंगे। लेकिन यही पूछे कि एक्सटर्नल फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो कंजुकेटिव रिवेट की सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है उसे गेज बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, गेज। मैं स्मॉल जिफ लिख रहा हूँ, इसको भी देखो, दो हमारे पास रिवेट है, दोनों रिवेट की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, और एक्सटर्नल फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। एक्सटर्नल फोर्स तो आपको इस डायरेक्शन में, अब डिस्टेंस आप इसके ले रहे हैं, परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो आपकी गेज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गेज। तो पिच और गेज में तो कोई दिक्कत नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में दो कंजुकेटिव रिवेट की, दो कंजुकेटिव रिवेट्स रिवेट्स होल के, रिवेट्स होल ही है, रिवेट्स होल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। रिवेट्स होल के सेंटर टू सेंटर, रिवेट बोलो जो भी बोलो आप, रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। गेज में क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो कॉन्जुकेटिव रिवेट्स के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को गेज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंड और एज क्या होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपका पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में हम किसकी बात करते हैं, इंड डिस्टेंस की बात कर लेते हैं पहले। एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्शन में लास्ट रिवेट और प्लेट के बीच, लास्ट रिवेट और प्लेट हमारा ये हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंड डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंड डिस्टेंस हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएंगे, इन डिस्टेंस, ये आपके क्या होंगे, इंड डिस्टेंस होंगे। क्या मैं बोल रहा हूँ, लास्ट रिवेट या फिर फर्स्ट रिवेट बोल सकते हैं, लास्ट रिवेट या फिर फर्स्ट रिवेट भी तो बोल सकते हैं। तो इधर भी देखो, तो लास्ट रिवेट आपका ये है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में लास्ट रिवेट और फर्स्ट रिवेट, ठीक है। और प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या कहलाएगी, यहाँ पास भी ये तो प्लेट होगी ना, प्लेट को आपस कनेक्ट किया तो प्लेट होगी। कुछ मान लो ये, मैं इसको यहाँ से दिखा देता हूँ, तो ये प्लेट का पोर्शन दिखेगा ना आपको, ये वाला पोर्शन,
तो प्लेट का होगा आपस में जब कनेक्ट किया होगा आपने, जैसे यहाँ पर तो दिख रहा है ना ये वाला, तो मैं इसी को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये वाला, राइट इट फियर। तो ये वाला चीज़ आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ भी तो आप बना सकते हैं कि भैया ए इन डिस्टेंस होगा, ए आपका इन डिस्टेंस होगा, ये आपका इन डिस्टेंस होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में लास्ट और फर्स्ट रिवेट और प्लेट के बीच की डिस्टेंस, लास्ट रिवेट से लो चाहे फर्स्ट रिवेट से लो, ठीक है। ये फर्स्ट रिवेट आपका ये है, लास्ट रिवेट ये है। जो डिस्टेंस होती है आपकी इन डिस्टेंस कहलाती है। एज डिस्टेंस क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, एक्सटर्नल फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लास्ट रिवेट और प्लेट, है ना, लास्ट रिवेट और प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस होती है आपकी एज डिस्टेंस होती है, क्या होती है, एज होती है। ये आपकी एज हो जाएगी, ये आपकी एज हो जाएगी, ये आपकी एज हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप देख रहे हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप देख रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो इनको मैं डिफिनेशन वाइज लिखवा देता हूँ, क्योंकि यही सब कुछ इंपॉर्टेंट है यार, है ना, ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके इसमें। तो जो कुछ भी मैं 3-4 लेक्चर में करवा रहा हूँ ना, इनको अच्छे से कर लेना, तो कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और आपकी सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी बहुत ही अच्छे से। मैं फिर से कहूँ तो इमेज बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। मैं इस तरीके से जो कर देता हूँ, इसका मतलब कि प्लेट आगे भी है, प्लेट आगे भी है, ये चीज़ें शो करती है, इसलिए मैं ऐसे बना देता हूँ। तो आप 2 प्लेट, मैं फिर से इमेज बना के क्लियर करना चाहता हूँ, इसको देखो, जस्ट अ मिनट। ठीक है, मैंने बहुत बड़ा इमेज बना दिया, फोर्स डायरेक्शन मैंने टेंशन फोर्स दे दिया है, ठीक है। आगे भी आप इसको इस तरीके से कर लेना, ठीक है, आगे को कंटिन्यू प्लेट आगे है। तो मैं रिवेट बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ट्रिपल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, ट्रिपल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है। अब इसमें आपको ना कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इनके बीच आप लाइन डायरेक्शन आप बना सकते हैं, रिवेट के डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो आगे हम बात करते हैं एक डिफिनेशन के बारे में, फिर से आप लिख लेना इन चीज़ों को, मैं बोल रहा हूँ। एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में दो लगातार रिवेट की सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है आपकी पिच कहलाती है। कलर चेंज करो भाई, जस्ट अ मिनट, क्या हो रहा है, ब्लैक ले लेता हूँ, चलो ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में दो लगातार रिवेट के बीच जो डिस्टेंस होती है आपकी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। ये सब क्या होंगे, पिच होंगे, ये सब क्या होंगे, पिच होंगे। इस तरीके से क्या है, पिच है, कोई दिक्कत नहीं। गेज क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो लगातार रिवेट के बीच की जो डिस्टेंस होती है आपकी गेज कहलाती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एज एज और पिच सेम ही होते हैं, है ना, मतलब एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्शन में क्या होता है, एज भी होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्शन में लास्ट रिवेट और प्लेट के बीच ये आपका एज हो जाएगा, या फिर फर्स्ट रिवेट और प्लेट के बीच ये आपका एज हो जाएगा, है ना, लास्ट और फर्स्ट रिवेट की जब बात करें एज हो जाता है। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपने गेज भी लिया था एक्सटर्नल फोर्स के, तो वैसे इंड आपका हो जाता है एक्सटर्नल फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लास्ट रिवेट और प्लेट के बीच, है ना, जो डिस्टेंस है सब क्या होते हैं, ये सब क्या होंगे, ये सब आपके हो जाएंगे इंड डिस्टेंस, क्या हो जाएंगे, इंड डिस्टेंस हो जाएंगे। तो इनको लिख लेना, ठीक है। आई थिंक मेरे को लिखने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, मैं यहाँ पास डिफिनेशन में लिख भी दिया हूँ। द पिच रिवेट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुकेटिव रिवेट मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो आपको हिंदी इंग्लिश में समझ में ना आए ना, तो आप हिंदी में बोल रहा हूँ लिख लेना। एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्शन में दो एडजेसेंट या फिर कंजुकेटिव रिवेट के होल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। एक्सटर्नल फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो कंजुकेटिव रिवेट के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को गेज बोलते हैं। एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में लास्ट एंड फर्स्ट रिवेट और प्लेट के किनारे के बीच की डिस्टेंस को इन डिस्टेंस बोलते हैं। एक्सटर्नल फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लास्ट एंड फर्स्ट रिवेट और प्लेट के किनारे के बीच की डिस्टेंस को एज डिस्टेंस बोलते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, इन सारे टर्म को आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है, इनको सारे को अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, और आगे कुछ कोडल प्रोविजन है, कुछ कोडल गाइडलाइंस है, उनको आप लिख लो, सम इम्पोर्टेंट IF
कोड गाइडलाइंस। वो क्या IS कोड गाइडलाइंस क्या है उनको आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है, उनको अच्छे से आप नोट कर लो। कितना क्या लेते हैं उनके बारे में पहला हम लिख लेते हैं कि मिनिमम पिच कितना लेना होता है। मिनिमम पिच ऑफ रिवेट, मिनिमम पिच ऑफ रिवेट्स, ये आप लेते हैं 2.5 टाइम्स 5, 2.5 टाइम्स 5 लेते हैं। यदि आपने लेक्चर को देखा कंटिन्यू तो पता होगा फाई क्या होता है। फाई क्या होता है? नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट होता है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट होता है। तो मिनिमम पिच आप निकाल लेंगे, मिनिमम पिच में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और वो तुम्हें बता ही दिया था आपको कि ग्राफ डायमीटर ऑफ रिवेट वगैरह क्या लेते हैं। फिर मिनिमम पिच आपको क्लियर हो गया। मिनिमम इन डिस्टेंस कितना लेते हैं, मिनिमम एज डिस्टेंस कितना लेते हैं, मिनिमम इन डिस्टेंस और मिनिमम एज डिस्टेंस, मिनिमम एज डिस्टेंस, मिनिमम इन डिस्टेंस एंड मिनिमम एज डिस्टेंस कितना लेते हैं, मिनिमम इन और मिनिमम एज कितना लेते हैं। तो ये आपका लेते हैं 1.5 टाइम्स डी लेते हैं, 1.5 टाइम्स डी लेते हैं, ठीक है। 1.5 टाइम लेते हैं मशीन कट एलिमेंट के लिए, ध्यान रखना, मशीन कट एलिमेंट के लिए, जब एलिमेंट को आपने मशीन से काटा उस केस में। लेकिन मान लीजिए आपने, अब जो डी है ना, ध्यान रखना, वो डी क्या है, वो आपने फाइल लिया था, अब आप डी लिया है, डी क्या है, ग्राफ डायमीटर ऑफ रिवेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्राफ डाया ऑफ रिवेट, या फिर आप क्या बोलेंगे, डाया ऑफ होल, क्या बोलेंगे, डाया ऑफ होल बोलेंगे। ग्राफ डाया ऑफ रिवेट बोलेंगे या फिर डाया ऑफ होल बोलेंगे, ठीक है, ग्राफ डाया ऑफ रिवेट या फिर डाया ऑफ होल बोलेंगे। तो ये आपका कितना लेते हैं, 1.5 डी लेते हैं, 1.5 डी लेते हैं मिनिमम इन डिस्टेंस या फिर मिनिमम एज डिस्टेंस। अब मान लीजिए वही हैंड कट एलिमेंट है, मान लो क्या है, हैंड कट एलिमेंट है, हैंड कट एलिमेंट है, तो हैंड कट एलिमेंट के केस में, हैंड कट एलिमेंट के केस में लेते हैं 1.7 डी, 1.7 डी लेते हैं। डी वही है आपका ग्राफ डायमीटर ऑफ रिवेट है, ग्राफ डायमीटर ऑफ रिवेट। तो मिनिमम पिच पता चल गया, मिनिमम एज पता चल गया, मिनिमम इन डिस्टेंस पता चल गया। मशीन कट एलिमेंट में 1.5 डी लेते हैं और हैंड कट एलिमेंट में 1.7 डी लेते हैं। ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई। तो आप इसको तो नोट कर लेना, थोड़ा सा मैं क्या है ना सिस्टमेटिक लिख देता हूँ यार, मैं कैसे बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ आज। तो इसको क्या करना, 1.7 डी लिख लेना। नेक्स्ट आप ये लिख लो कि भैया तीसरा, कितने बता, दो बता दिए ना, तीसरा लिखो। तीसरा मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट कितना होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स, मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स कितना लेते हैं, ये आपका होता है 12T या फिर 200 mm, 12T या फिर 200 mm होता है, 12T या फिर 200 mm लेते हैं, ठीक है, 12T या फिर 200 mm लेते हैं। अब ये किस केस में है, ये किस केस में है, जो मैंने आपको दिखाया था ना अभी, यदि फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स डायरेक्शन ये वाला ना होके कंप्रेशन होती, इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स होता, इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स होता, कंप्रेशन होता, कैसा फोर्स होता हमारा, कंप्रेशन होता। ये किसके लिए है, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो कम होगा उतना लेंगे। और एक केबल, और केबल किसके लिए है, ओनली फॉर, जस्ट अ मिनट, ओनली फॉर कंप्रेशन मेंबर, ओनली फॉर कंप्रेशन मेंबर। एक इसके लिए कंप्रेशन मेंबर के लिए 12BT या फिर 200 mm, इन दोनों में से जो कम होता है ये हम लेते हैं मैक्सिमम पिच, ये हम मैक्सिमम पिच लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम पिच लेते हैं। अच्छा मान लो ऐसा आ जाता है, यानी फोर्स डायरेक्शन कैसी हो, फोर्स डायरेक्शन कंप्रेशन रहेगी, सिंपल सी बात है ना, फोर्स डायरेक्शन कैसी रहेगी, जैसे मान लो आपने साइड व्यू बनाया तो इस तरीके समझो आप, फोर्स डायरेक्शन कैसी रहेगी, किस तरीके से रहेगी, ठीक है, इस तरीके से कुछ रहेगी कंप्रेशन मेंबर के लिए। मान लो वही टेंशन मेंबर आ जाता, वहीं आपका टेंशन मेंबर आता, तो टेंशन मेंबर के केस में आप कितना लोगे, टेंशन मेंबर के केस में कितना लोगे। दूसरा मान लो वही चीज़ आ जाए कि मैक्सिमम पिच फॉर टेंशन मेंबर, टेंशन मेंबर है, टेंशन मेंबर के केस में हम लेते हैं 16T या फिर 200 mm, उसमें 12T एंड 200 mm था,
इसमें 16T या फिर 200 mm है, इन दोनों में से जो कम होगा, इन दोनों में से जो कम होगा, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, ये टेंशन मेंबर के लिए होता है जब प्रूफ डायरेक्शन टेंशन हो। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर के बारे में, ये आपको पता चल गया। कुछ और एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि टैग रिवेट क्या होता है। जो आपके रिवेट होते हैं जनरली इनको हम क्या बोलते हैं, हालांकि मैंने पहले टाइप करके लिया था, मतलब लिख लिख के बता दिया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। टैग रिवेट क्या होता है, कई बार क्या होता है कि ना आपस में, जैसे मान लीजिए आप दो एंगल सेक्शन बने हुए हैं, देखो एक एंगल सेक्शन आपको इस तरीके से दिख रहा है, आपको इस तरीके का एंगल सेक्शन है। दूसरा आपने एक एंगल सेक्शन हमारे पास और है, एक एंगल सेक्शन हमारे पास और है, मैं कलर दूसरा बना देता हूँ आपको, लेट्स सी। यहाँ पास कुछ इस तरीके से समझो आप, ये हमारे पास दो सेक्शन मेंबर है, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, तो लाइक दिस, इसको ऐसे बनाओ, जो भी बन रहा है। तो इन जो आपके दो मेंबर है ना, जहाँ पर आप देखो यहाँ पर दोनों को कनेक्ट करना है, ऐसे कनेक्ट करना है कि एक मेंबर जैसा बिहेवियर करे, ऐसा आपको लगे ही ना कि ये दो मेंबर है, ऐसा आपको लगे ही ना कि दो मेंबर है, एक मेंबर जैसा बिहेवियर करे। तो इन रिवेट को, इनको आपस में कनेक्ट करना, रिवेट का यूज किया गया है। तो इन रिवेट को बोलते हैं टैग रिवेट। क्या बोलते हैं, टैग रिवेट। इनको स्ट्रक्चरल रिवेट नहीं बोलते। स्ट्रक्चरल रिवेट तो आपके ए रिवेट होते हैं जो आपस में कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है, जो गफेट प्लेट के अंदर कनेक्टेड है, या तो आप ए हो जाएंगे। लेकिन जो टैग रिवेट होते हैं, टैग रिवेट होते हैं, जो कनेक्शन आपने देखा था पहले, जस्ट अ मिनट, मैं एक इमेज दिखाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर बहुत सारे जो रिवेटिंग हुई है, ये सारी स्ट्रक्चरल रिवेटिंग है। तो स्ट्रक्चरल रिवेट का काम होता है लोड को ट्रांसफर करना, लोड को ट्रांसफर करना, बट टैग रिवेट का काम नहीं होता लोड को ट्रांसफर करना। टैग रिवेट का केवल एक ही काम होता है कि दो यूनिट को एक यूनिट जैसा बिहेवियर करे, उस जैसा दिखाना। तो उसके केस में आप क्या क्या, मतलब मैक्सिमम पिच, मैक्सिमम मिनिमम कितना लेते हैं पिच के बारे में, वहाँ पे सवाल आपके पेपर में बनेंगे। तो मैं यहीं पास इन चीज़ों को लिख देता हूँ थोड़ा सा, इनको आप नोट कर लेना, ठीक है, इनको आप नोट कर लेना, यहीं पास लिख देता हूँ। थोड़ा छोटे छोटे अक्षर में लिखूंगा तो एक पेज में ये आ जाएगा, बट क्या इशू क्या है, टेक्निकल चीज़ें तो इसमें पेज पढ़ाने में क्या जा रहा है, चलो इसमें लिख देता हूँ। तो टैग रिवेट के बारे में समझ में आ गया ना। टैग रिवेट क्या होता है कि डोंट टेक एनी लोड, दे जस्ट मेक टू बिहेव द टू इंडिविजुअल यूनिट्स एज अ सिंगल यूनिट। तो आपको टैग रिवेट के बारे में पता लगा कि दो यूनिट को एक सिंगल यूनिट जैसा बिहेवियर करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैक्सिमम पिच नोट करो आप लोग फटाफट, क्या नोट करोगे, मैक्सिमम पिच फॉर टैग रिवेट्स, मैक्सिमम पिच फॉर टैग रिवेट, मैक्सिमम पिच फॉर टैग रिवेट्स इन प्लेट्स, प्लेट के केस में, मैक्सिमम पिच फॉर टैग रिवेट इन प्लेट के केस में, ध्यान रखना प्लेट की बात कर रहा हूँ अभी। तो प्लेट के केस में मैक्सिमम पिच कितना लेते हैं, प्लेट के केस में मैक्सिमम पिच रहता है आपका 32T, 32T या 300 mm, 32T या फिर 300 mm। और ये जो आपका टी बार बार आ रहा ना, ये क्या है, टी क्या है आपका, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। जो सबसे थिनर प्लेट है उसकी थिकनेस की बात कर रहा है, थिकनेस ऑफ थिनर, जो इसकी थिकनेस जिसकी सबसे कम है ना, उसकी थिकनेस आपको लेना है, जहां जहां भी टी आ रहा है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होता है, ठीक है। अब ये आपका प्लेट के केस में मैंने क्या लिखवाया हूँ, इस चीज को नोट करो आप। मैक्सिमम पिच फॉर टैग रिवेट इन केस ऑफ प्लेट के केस में, चैनल सेक्शन एंगल सेक्शन के केस में अलग होता है। तो प्लेट के केस में कितना लेंगे, टैग रिवेट का मैक्सिमम पिच 32 या फिर 300 mm, इन दोनों में से जो आपका कम होगा उसको आप ले लेना, ठीक है, विच एवर इज लेस। और अप्लीकेबल किसके लिए होता है, अप्लीकेबल फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन, टेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए ही अप्लीकेबल होता है, दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इनको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो ऐसा है कि मैक्सिमम पिच आप ले रहे हैं, मैक्सिमम पिच फॉर टैग रिवेट्स, मैक्सिमम पिच फॉर टैग रिवेट्स, हो सकता है टी सेक्शन हो, चैनल सेक्शन हो, अलग अलग सेक्शन होंगे, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, या फिर मान लो कोई एंगल सेक्शन है, टी सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, फिर कोई एंगल सेक्शन है। तो क्या होगा,
ये आप लेते हैं 1000 mm, इस मान लो टेंशन मेंबर के लिए, जैसे टेंशन है, और कंप्रेशन के केस में लेते हैं 600 mm रहता है फॉर कंप्रेशन। डायरेक्ट याद रखो, ज़्यादा लॉजिक यहाँ पर अपने लॉजिक तो हर एक चीज़ में है, बट मैं अभी कम टाइम के अंदर इन चीज़ों को याद करवा रहा हूँ, तो इनको आप नोट कर लो, ठीक है। तो मैक्सिमम पिच फॉर टैग रिवेट एंगल फिक्सन मान लो है, चैनल फिक्सन है, फिर टी फिक्सन है, तो 1000 mm टेंशन के लिए और 600 mm कंप्रेशन के लिए, 600 mm कंप्रेशन के लिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लो। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम क्या करेंगे ना, बिल्डेड और बोल्टेड जॉइंट के बारे में बता देंगे। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर बिल्डेड और बोल्टेड जॉइंट के बारे में बता दूंगा। अभी आपको इन चीज़ों को बस नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आपको इन जो आपके सेक्शंस में क्वेश्चंस अपलोड है, फिर आपके पास जो भी क्वेश्चन उन क्वेश्चन को फॉलो करना है। जितने भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं उन क्वेश्चन को फॉलो करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, चीज़ों को बहुत ही अच्छे से करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, तो आप क्या करना, द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर प्रैक्टिस फिट अवेलेबल है ड्राफ्टमैन सिविल के लिए, सारे ब्रांचेस के लिए आ गई है, बट आप ड्राफ्टमैन सिविल वाले होंगे तभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस फिट को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी कनेक्ट करना है, कोई भी क्वेरी है, तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।